नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कुछ समय से आप लोगों के कमेंट मिल रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न राज्य जो हैं उनके विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र हैं, ट्रेडिशनल वेशभूषा है उनकी है, पारंपरिक वस्त्र, उनके बारे में आप वीडियो बनाइए, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आजकल इनका ट्रेंड सा बन गया है। तो चलिए आज आपकी इसी फरमाइश को पूरा करने के लिए ये वाली श्रृंखला भी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हर राज्य के पारंपरिक वस्त्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, चित्रों सहित उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में। कक्षा में प्रवेश करने से पहले सभी भाई बहनों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में, जो कि लद्दाख के पारंपरिक वेशभूषा और उसकी विशेषताओं के बारे में है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो आपके सामने ये ड्रेस आई है, इसका नाम है गोंचा, जो ट्रेडिशनल लद्दाखी रॉब है। एक रॉब यानी लंबा कोट जैसा होता है, इसे गोंचा बोला जाता है। देखिए इस टाइप में होता है। ये पुरुष और ये महिलाओं के लिए अलग अलग होता है। ये महिलाओं वाला गोंचा है, ये पुरुषों का गोंचा है, जो पुरुष पहने हुए है, ये महिला पहने हुए, इस प्रकार से महिलाओं का गोंचा होता है। और ये लद्दाख की ड्रेस है, इसके बारे में देख लेते हैं। गोंचा या कोश, गोंचा को हम कोश के नाम से याद है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कोश क्या है, तो लद्दाख में गोंचा को ही कोश कहते हैं। और लद्दाख में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द है गोंचा या कोश। यह ऊन और मखमल, कपास, पॉलिस्टर या इनके कॉम्बिनेशन से बने हुए कोट जैसे दिखने वाले एक वस्त्र होते हैं। गोंचा पुरुष पहनते हैं और महिलाएं भी पहनती हैं। गोंचा रोज़मर्रा के वस्त्र आमतौर पर काले, भूरे, बरगंडी या मिट्टी जैसे कलर के होते हैं। चूँकि शादियों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला गोंचा चटक और चमकीले रंग का होता है। यह नेपाल और भूटान से मंगाए जाते हैं। ब्रोकेट, रेशम या मखमल से बने होते हैं, जबकि युवा हल्की सामग्री से बनी हुई गोंचा पहनना पसंद करते हैं। बुजुर्ग अभी भी खुद को ठंड से बचाने के लिए ऊन से बने हुए गोंचा पहनते हैं। गोंचा को कमर के चारों ओर एक मोटे कपड़े से बने हुए स्क्रेट बेल्ट से बांधा जाता है। अच्छा, अब महिलाओं में गोंचा जो होता है, महिलाओं में गोंचा को एक और नाम से जाना जाता है, इसे सुलमा कहा जाता है। सुलमा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक कपड़ा है, वस्त्र है। नर गोंचा के थोड़ा सा ये अलग होता है। सुलमा चमकीले रंग का होता है, क्योंकि महिलाओं के जो कपड़े होते हैं चमकीले, रंग बिरंगे और अलंकृत होते हैं, इसलिए ये थोड़ा अलग होता है, इसे सुलमा कहा जाता है। और यह ऊन, ब्रोकेड, मखमल या रेशम से यह भी बनाया जाता है। कमर के चारों ओर बांधने के लिए महिलाएं चमकीले रंग के शैस या स्कैरेक का प्रयोग करती हैं। सुरमा को इस तरह से सिल दिया जाता है कि यह एक खूबसूरत गाउन में बदल जाता है, ठीक है ना। सुरमा वैसे तो पुरुषों का तो ढीला ढाला दिखाई देता है, लेकिन महिलाएं ऐसा सिलती हैं कि उसे गाउन के रूप में इसे दिखाई देता है एकदम सुरमा। सुरमा को ज़्यादातर टिलिन, कपास, नायलॉन या रेशम से बनाया जाता है और इसे ब्लाउज के साथ जोड़ दिया जाता है और यह शिथिल रूप से एकदम फिट आ जाता है। इसमें चौड़ी आस्तीन होती है, जिससे गर्मियों के दौरान कम गर्मी महसूस हो, इसलिए बनाया जाता है। इस डिजाइन के साथ सादा या पैटर्न वाला सुरमा विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है और यह इस बात का संकेत भी करता है कि ये महिलाएं शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। अगला देखते हैं ये कोशकर है। इसे चांगपा नेम्द क्लॉथिंग भी कहते हैं। ये कोशकर है, देखिए ये महिलाओं का कोशकर, ये पुरुषों का कोशकर। देखिए पुरुष इस टाइप में कोशकर पहनते हैं और ये महिलाएं इस टाइप में कोशकर पहनती हैं। देखिए इस टाइप में ये आप देख सकते हैं, काफ़ी गर्म होता है। और ये चांगपा, अब चांगपा कोशकर देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। चांगपा का अर्थ, चांगपा जो होता है अर्ध खानाबदोश लोग होते हैं, घुमक्कड़ लोग होते हैं, जो पेगोंग झील और त्योशो मोरिरी झील क्षेत्र में या चीन की जो पास सीमा है ना, उसके पास स्थित एक ऊंचे पठारी क्षेत्र में चांगथांग में रहते हैं। तिब्बती संस्कृति से भरपूर चांगपा जनजाति के लोगों की अलग अलग परंपराएं होती हैं, जैसे बोली, वेशभूषा, आप सभी जानते हैं। ये कोशकर को हम लबा चोंगा के नाम से भी जानते हैं। उनके मोटे सफ़ेद वस्त्र के कारण वे आसानी से अपन दूर से ही उनको पहचान भी सकते हैं। चूँकि चांगथांग क्षेत्र लद्दाख के और दूसरे हिस्सों की तुलना में ज़्यादा ठंडा है, इसलिए यहाँ के जो खानाबदोश लोग होते हैं वो वातावरण के बदलते हुए मिजाज से बचने के लिए अपनी इस मौसम से सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कोशकार का उपयोग खानाबदेश द्वारा, यानी खानाबदेश जो लोग होते हैं खानाबदोशों के द्वारा किया जाता है।
क्योंकि यह भेड़ की ऊन से बनता है और त्वचा को अंदर से बाहर त्वचा अंदर से बाहर निकली होती है, और सॉरी इससे जो बना होता है उसकी वगैरह भेड़ की ऊन से बना होता है, ठीक है ना। और यह गर्म काफ़ी गर्म होता है और खानाबदोशों के द्वारा ये पहना जाता है। इससे जूते जो होते हैं, जूते भी भेड़ की ऊन से बनाए जाते हैं और उन्हें जो ठंड पड़ती है ना, काफ़ी अलग क्षेत्र है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है, इसलिए इसे बचने के लिए ये लोग इसका प्रयोग करते हैं। चांगपा की और बात करते हैं तो चांगपा खानाबदोश ये झुंड पश्मीना बकरियों को पालता है, जो विश्व प्रसिद्ध पश्मीना ऊन का उत्पादन करता है, जिसका उपयोग शॉल और कपड़ों के सामान बनाने के लिए, गर्म शॉल वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। आपने सुना भी होगा पश्मीना शॉल का नाम। हालांकि खानाबदोश इस ऊन का उपयोग अपने लिए नहीं करते, बल्कि ये व्यापार के लिए करते हैं। कश्मीर में इसे निर्यात भी करते हैं और दूसरे क्षेत्र में भी ये निर्यात करते हैं। अगला जो वस्त्र है वो है योगर और लोकपा। योगर और लोकपा के नाम से इसे लद्दाखी क्लॉक योगर और चौकपा के नाम से जाना जाता है। देखिए इस प्रकार से महिलाएं पहने हुए हैं। इसके बात करते हैं, देखिए ये जो आप देख रहे हो ये काफ़ी गर्म वस्त्र जो आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से ये देखिए इस प्रकार से ये महिलाएं पहने हुए हैं। ये अब यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसे योगर या लोकपा कहा जाता है। और ये देखिए इसे ये ऊपर सिर पर पहने हुए हैं, इसे पेरक कहा जाता है। पेरक, ये पेरक है, ठीक है ना, ये पेरक है। अब देख लेते हैं इसके बारे में, आगे बताया गया है। अब योगर और लोकपा के बारे में देखते हैं। योगर और लोकपा वर्गाकार टोपी होती है, जिन्हें महिलाएं अपने कंधों के चारों ओर पीठ को ढकने के लिए पहनती हैं। जो चमड़े से बनी हुई ये टोपियां पहनने वाले को गर्म रखने के लिए अंदर की ओर ऊन के साथ पहनी जाती हैं। इसके अंदर कुछ लगा होता है ऐसा। योगर को अधिक आकर्षण बनाने के लिए रेनबो टेसल और भेड़ के ऊन के अस्तर के साथ कपास या ब्रोकेड रेशम का प्रयोग करके इसमें कढ़ाई कर दी जाती है। दूसरी ओर लोकपा केवल चमड़े से बने हुए और किसी भी डिजाइन या कढ़ाई, कुछ लोग ऐसे पहनते हैं जो केवल चमड़े से बने होते हैं जिस पर कोई कढ़ाई नहीं होती है। योगर और लोकपा न केवल गर्मी प्रदान करते बल्कि ये लोग काफ़ी जो भारी वजन या सामान ढोती है ना पीठ पर रखकर, उसके लिए भी ये काफ़ी उन्हें आसान बना देते हैं, क्योंकि इससे उनकी पीठ को नुकसान नहीं होता है किसी वजन को ढोने पर। योगर का उपयोग विशेष मौक़ों पर जैसे विवाह, उत्सव, त्यौहार के दौरान भी पहना जाता है। खूबसूरती से डिजाइन किए गए योगर को बोक भी कहा जाता है। जब इसे और ज़्यादा अच्छा सुंदर बनाया जाता है, इसे योगर को बोक भी कहने लगता है, जो त्यौहार या शादियों के मौसम में पहना जाता है। अगला देख लेते हैं टीबी या तीपी। ये जो टोपी है इसे टीबी या तीपी बोला जाता है, जो आप देख रहे हैं। ये देखिए महिलाएं और पुरुष दोनों ही टोपी पहने हुए हैं, इसे टीबी या तीपी बोला जाता है। ये लद्दाख की टीपी या तीपी एक टोपी है जिसके कोने ऊपर की ओर होते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसमें, देखिए कोने ऊपर की ओर उठे हुए हैं। देखिए इस साइड ये महिला पहने हैं, ये पुरुष पहने हैं, दोनों के देखिए ये कॉर्नर ऊपर की ओर उठे हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। ये देखिए ये कॉर्नर ऊपर की तरफ उठे हुए हैं ना, हाँ इस टाइप में। ये तीपी या टीपी है जो ये महिलाएं और पुरुष पहने हुए हैं। इसके बारे में तो ये टीपी या तीबी एक टोपी है जिसके कोने ऊपर के उठे होते हैं। बौद्ध लोग या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग या बौद्ध समारोह में किसी विशेष आयोजन के दौरान रंगीन टोपी या टीपी भी पहनते हैं। टीपी सिर के ऊपर पहनते हैं और बालों के एक हिस्से को, ये थोड़ा सा क्या आगे के हिस्से थोड़े से इसमें बाल दिखाई दे रहे थे। देखिए इस प्रकार से आगे, देखिए इस प्रकार से जो आगे जो कटान है इस प्रकार से यू शेप में, ये बालों के आगे से बाल दिखाई देते रहते हैं इससे, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये टीपी सिर के ऊपर पहनते हैं जिसमें कुछ बाल दिखाई देते रहते हैं आगे के हिस्से के, आमतौर पर ब्रोकेड से बनाया जाता है। और एक ये फैशन है यहाँ का, महिलाएं चमकीले रंग की टीपी पहनती हैं, जबकि पुरुष की टोपी आमतौर पर मैरून या मोनोक्रोम होती है, ठीक है। अब देखते हैं पेरक, जो इस सिर पर पहने हैं महिलाएं, ये पेरक है। और ये पीछे देखिए इस टाइप में लटकती हुई दिखाई देती है पेरक। इस सिर पर पहने जाने वाला एक अलंकृत टोपी ही कह सकते हैं इसे, चमड़े से बनी होती है और इस पर ये कुछ कीमती पत्थर लगे होते हैं और कहीं कहीं पर इसके सोने और चांदी का यूज़ भी किया जाता है। देखिए अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, पेरक के बारे में। क्या है ये पेरक? पेरक दुल्हन की हेड ड्रेस है, अर्थात सिर पर पहने जाने वाली ड्रेस है जो नीले, फिरोजी, मूंगा, गोले और अन्य कीमती पत्थरों से सजाई हुई होती है। पेरक दुल्हन के सिर के ऊपर लगाई जाती है, दोनों तरफ
बाहर की ओर जैसे हाथी के अपने कान देखे ना, इस टाइप में कुछ शेप होता है इसका, बाहर की तरफ कुछ कुछ बाहर की ओर फैलता है या दुल्हन के माथे से लेकर पीठ के निचले हिस्से तक लटकता रहता है। और जैसे सजाने के लिए जानवरों के बाल और याक के फेल्ट का भी उपयोग किया जाता है। पेराक एक बेशकीमती संपत्ति मानी जाती है क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, क्योंकि माता अपनी विवाह जो जिस बच्ची और माता की इस लड़की का विवाह होता है वो उसको देती है भेंट के स्वरूप में, क्योंकि इसे एक स्टेटस सिंबल माना जाता है और अक्सर इसे माँ से बेटी तक पहुंचाया जाता है। मैंने जैसे आपको बताया, देखिए इसका पीछे का हिस्सा इस प्रकार से होता है, ये पीछे देखिए इस प्रकार से नीचे तक इस प्रकार से ये लटकती रहती है। ये पेराक है, देखिए एक इसमें बहुत सारे कीमती पत्थर भी लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जुगन, जुगिन भी बोलते हैं, जुगिन ये लद्दाखी मुस्लिम हेड सेट है। देखिए ये मुस्लिम महिलाएं जब शादी होती है तब वो पहनती है, इस प्रकार से ये जुगिन है। ठीक है, इस पर सोने चांदी से काम भी किया जाता है। ये जुगिन है जो लद्दाख में मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो पहनती हैं। बौद्ध दुल्हन एक पेराक पहनती है और एक मुस्लिम दुल्हन के सिर पर जुगन सजती है। ठीक है ना, जुगन लगाती हैं मुस्लिम महिलाएं। कहाँ पर? लद्दाख में। बौद्ध और मुस्लिम दुल्हनों के शादी के कपड़ों में एक मात्र यही एक अंतर है कि जुगन सोने के बारीक सजे हुए टुकड़ों से बना होता है जिसमें माथे पर सफेद मोतियों की लटकन लटकी होती है। दुल्हन के चेहरे को ढकने के लिए कढ़ाई वाले दुपट्टे ट्रैप का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं गौ या काऊ। ये क्या है? गौ या काऊ ये ताबीज़ है। ये लद्दाखी इस प्रकार से देखिए, ये षटकोण ये ताबीज़ होता है और अब ये नए स्वरूप में एक तितली आकार में ताबीज़ बनने लगा है, इसे गौ या काऊ कहते हैं। ठीक है, जो हमेशा इनके गले में रहता है। काऊ या गौ गले में चांदी और सोने के आभूषण है। शायद पेराक के बाद दुल्हन का यह दूसरा बेशकीमती ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है, क्योंकि इसमें भी सोने चांदी से बना हुआ होता है और इसमें भी बेशकीमती पत्थर लगे होते हैं और इसमें मोतियों से जड़ा हुआ है ताबीज़ है। और यह अष्टकोणीय होता है और अब तो ये ताबीज़ बस जैसे जैसे समय बदल गया है ये तितली के आकार में अब बनाया जाने लगा है। पेमा लफ्ज़ से इसे कहा जाता है। लद्दाख की दुल्हन इसे अपनी स्त्री विशेषताओं के लिए पसंद करती हैं, अर्थात वो अब अपने शादीशुदा जीवन में आ चुकी हैं, ये इसको भी दर्शाता है। अब इसका देखते हैं गरम टीपी और गरम टीपी या सरपो टीपी क्या होता है। ये देखिए इस टाइप में, देखिए ये दंपति लगाए हुए हैं, काफ़ी गर्म टीपी है। ये देखिए क्या है, लद्दाख के दक्षिण में बौद्ध बहुल क्षेत्र है और जहाँ जास्कर अपनी समृद्ध संस्कृति और सदियों पुराने मठों के कारण लद्दाख के इतिहास को एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। जास्कर लोग लद्दाख के बाकी हिस्सों की तरह एक समान पोशाक तो पहनते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो अलग करते हैं। जास्करी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली टोपी, जिसे सरपो यानी पीला टीपी एक याक से बनी हुई होती है, जिसे नम्बू कहा जाता है। जो याक से बनी हुई टोपी होती है इसे नम्बू कहा जाता है। सर्दियों में 0 से कम जब तापमान हो जाता है तो सिर को एक गर्म रखता है और सर्वो टीपी एक जास्कर महिलाओं को एक विशेष पहचान भी देता है। अगला देखते हैं अब है ब्रोकपा। अब ये ब्रोकपा क्या होती है? देखिए ब्रोकपा इस प्रकार से एक व्यस्त रहे पीछे से देखिए पूरा ऊन वगैरह और याक के बालों से बनाए हुए ड्रेस है, इसे ब्रोकपा कहते हैं। द्रोकपा या ब्रोकपा जनजाति को अंतिम शूद्र आर्य जाति कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अंतिम शूद्र जाति किसको कहा जाता है? ब्रोकपा को। और ये जातीय सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बाकी लद्दाख के लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। ब्रोकपा धा हनु घाटी के गाँव में रहते हैं, उनकी एक अलग संस्कृति है। क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है किस घाटी में रहते? तो हनु घाटी में ये लोग रहते हैं, ब्रोकपा जनजाति, जो इनके विशेष कपड़ों में दिखाई भी देती है कि ये लोग अलग थोड़ा सा रखते हैं अपने आप को। विशेष रूप से हेड ड्रेस यानी जो सिर पर पहने वाली टोपी, जिसे टेपी कहा जाता है। उत्तम हेड ड्रेस एक सजावटी चांदी का आधार यानी बेस बनाया जाता है, जिस पर पहाड़ों से ताजे और सूखे फूलों से इसे सजाया जाता है। चूँकि पुरुष एक ऐसी जो टोपी पहनते हैं इसमें फूलों के साथ धातु के सिक्के भी लगे होते हुए। देखिए ये ब्रोकपा हेडसेट, ये मोन्थो या टीबी या ब्रोकपा हेडसेट, देखिए इस टाइप में एक पुरुष पहने हुए है। इस पर देखिए चांदी के सिक्के यानी ये धातु के सिक्के आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये धातु के सिक्के हैं। और देखिए फूलों से सजा हुआ ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बगीचा यानी गुलदस्ता उठा के रख दिया इनके सिर पर। देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये महिलाएं हैं, महिलाओं के सिर पर भी देखिए, ये महिलाओं के सिर पर इस प्रकार से ये लटकन लगी होती है, ये आप देख पा रहे हैं, ये लटकन है। और यहाँ पे देखिए फूलों का पूरा पूरा गुलदस्ता है, ये ताज़े फूल लाते हैं और उससे बनाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। इसे क्या बोलते हैं? ये कौन सी ड्रेस है? इसे ब्रोकपा बोले, ब्रोकपा हेड सेट।
ब्रोपा हेड ड्रेस यानी ऊपर पहनने वाली टोपी है जो फूलों से सजाई जाती है। ठीक है, ये ब्रोपा जनजाति द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, इस टाइप में। अच्छा, इसके बाद है थिकमा। थिकमा क्या होता है? थिकमा देखिए, थिकमा क्या है? थिकमा ज़्यादातर जास्कर और नुब्रा घाटी में ये देखी जाने वाली ड्रेस है। ऊन पर एक डाई जो होता है छापने वाली मशीन, जिसपे थिकमा शब्दावली, जो थिकमा शब्द लद्दाखी शब्द थिटू या बिंदु से लिया गया है। थिकमा का मतलब होता है बिंदु। इसमें मुख्य रूप से क्या है, एक सकरी पट्टी होती है, ऊन का बेल्ट जैसा होता है, इसे कमर पर बांधा जाता है और इसे कपड़ों के साथ मैच कराया जाता है और अपनी कमर पर बांधते हैं। थिकमा कपड़ों और जूते की मैचिंग से बनाया, मतलब जूते और कपड़ों की मैचिंग के आधार पर ये पहना जाता है। और थिकमा का अर्थ होता है डॉट या बिंदु। तो देखिए अब इस प्रकार से डॉट या बिंदु दिख रहा है, ये थिकमा ड्रेस है। ठीक है ना, इसे मैच करके पहना जाता है। इसके बाद आता है पाबू। पाबू क्या है? एक ट्रेडिशनल लद्दाखी शूज़ होते हैं, इसे पाबू कहा जाता है। देखिए इस टाइप में ये पाबू हैं, ये पाबू शूज़ हैं। ये वहाँ के लद्दाख के ट्रेडिशनल शूज़ हैं। लद्दाख के जूते पाबू पारंपरिक रूप से केवल घरेलू उपयोग के लिए बनाए जाते थे, लेकिन सर्दियों और पैरों को गर्म रखने के लिए याक के बाल और ऊन से बुने जाते हैं। अब थिकमा कपड़े एक मैरून बेस के साथ ऊन का इस्तेमाल इन पर किया जाता है, जो काले और सफ़ेद और नीले रंग के होते हैं। ठीक है। अच्छा, पाऊ बनाने के लिए पाबू की धूप में सुखाया जाता है। इनको ऐसे कभी कभी जूट का बेस बना दिया जाता है इनके नीचे, जबकि बाहरी तलवे याक या भैंस की चमड़े से बनाए जाते हैं। पाबू की अजीब विशेषताओं के लिए इसका नुकीला पैर का अंगूठा है, और इसमें धारियों से इसे सजाया जाता है। पाबू को ठिकमा पाबू भी कहा जाता है। पाबू को ठिकमा पाबू भी कहा जाता है। देखिए आप देख लीजिए, इस प्रकार से सजा हुआ है। ये काफ़ी गर्मी प्रदान करता है हमारे पैरों को। इसके अलावा भी बहुत सारे कल्चर हैं, आज मैंने आपको इतना समझाया। देखिए नमजा कल्चर है ना, नमजा कल्चर इस टाइप में, नमजा कल्चर के वस्त्र हैं। देखिए नमजा कल्चर के वस्त्र हैं इस प्रकार से। अब ये नया कुछ बदलाव आ गया है, ये जैसे जिगमत कल्चर है, ये जिगमत कल्चर के ड्रेसेस हैं जो अब तो काफ़ी अच्छे से चलते हैं और फेमस भी काफ़ी हैं और समारोह में पहने जाते हैं। जैसे ये है जिलजोम कल्चर, इस टाइप में। आज की वीडियो में आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगे, ये जानकारी आपके कुछ काम में आई हो और तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। यदि आप और किसी विषय को समझना चाहते हैं वीडियो, उस पर भी हम बना देंगे। आप अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।